हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज हमने शुरू की है उसमें एक क्वेश्चन कल हम लोग कर चुके हैं। आज ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट हम अभी करवा रहे हैं। पेपर फर्स्ट है आपका विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन। इसमें एक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का है। इसमें एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, लॉन्ग में है। ये क्वेश्चन 2019 में भी एज इट इज पूछा गया था, 2020 में भी लगातार पूछा गया है और सेम क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंध में अंतर समझाइए तथा शिक्षा प्रबंध की महत्वपूर्ण दशाएं बताइए। डियर फ्रेंड, ये जो पुराना पेपर है इसका पूरा सिलेबस मैच नहीं करता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए हैं, लाइक जैसे संघर्ष प्रबंधन है तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी राइटिंग में कोशिश की है मैंने लिखने की और आप तक पहुंचाने की। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कल वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने दिए, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन आपका 3.5 पेज में इसमें तो आया है, लेकिन जब आप एग्जाम की कॉपी में इसको लिखेंगे तो ये आपका 4.5 से 5 पेज तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा आज हमारा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कल वाला जो क्वेश्चन आपने नहीं देखा है वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़िएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे उसमें से आपको 110% क्वेश्चन मिलेंगे एज इट इज एग्जाम में। चलिए, बीएड सेमेस्टर थर्ड पेपर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉन्ग क्वेश्चन है बाय एसपी सर फॉर पेड नोट्स। अगर आप हमारे पेड नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो फटाफट मैसेज करके इस नंबर पर हमारे नोट्स ले सकते हैं। दोनों पेपर का कंप्लीट नोट्स 200 फीस है। शिक्षा प्रशासन और शिक्षा प्रबंध में आपको अंतर बताना है, यानी कि आपको शिक्षा प्रशासन क्या है तथा एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी शिक्षा प्रबंधन क्या है, दोनों के बीच में अंतर बताना है तथा शिक्षा प्रबंध की महत्वपूर्ण दशाएं क्या होती हैं वो आपको दर्शानी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें हम ऐसा नहीं कि बीच में लाइन खींच के सीधा अंतर लिखना शुरू कर देंगे। इसको ध्यान रखना है कि ये लॉन्ग में है, 2 नंबर में नहीं पूछ रहा है कि हम इसको क्या करें, बीच में करें लाइनिंग और जो है लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। लॉन्ग में क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से लिखेंगे। पहले हम 4-6 लाइनें और अवधारणा के तौर पर लिख देंगे, फिर उसको हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन को राइट करते समय एग्जाम में आप छोटी से छोटी चीजों पर भी ध्यान रखेंगे। शिक्षा प्रशासन और शिक्षा प्रबंध में अंतर आप तभी कर पाएंगे जब आप दोनों को अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा होगा। देखिए, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको कराने का मतलब ये है कि जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। प्रशासन वह शक्ति है जो व्यापक नीतियां निर्धारित करता है, यानी कि प्रशासन एक ऐसी पावर है जो व्यापक यानी कि बड़े लेवल पर नीतियां निर्धारित करता है, रूल्स जो है कह सकते हैं कि वो बनाता है। कौन? प्रशासन, जिन्हें प्रबंध संगठन के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करती है। जो भी रूल, जो नियम, जो कानून प्रशासन तय करता है, प्रबंधन उसको पूरा करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये बात हो गई। जबकि प्रबंधन जो है वह शक्ति है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठन का पथ प्रदर्शन, निर्देशन और नेतृत्व करती है। यानी कि जो प्रबंधन है वो ऐसी शक्ति है जो प्रशासन के द्वारा रूल्स नियम बनाए गए हैं उनको क्या करती है, फॉलो करती है, उनको जो है एक सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करती है। प्रबंध और प्रशासन को लेकर के कई मतभेद हैं, लेकिन इनको लेकर के 3 प्रकार की धारणाएं भी प्रचलित हैं। 3 प्रकार की आपको एग्जैक्ट क्लियर याद है तो आप इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए एग्जाम की लिखी कॉपी आपके सामने है। देखिएगा, जिस तरीके से यहां पे आपको एक पॉइंट लिखना है तो उसके ऊपर आपको एक लाइन छोड़नी है, नीचे आपको एक लाइन छोड़नी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। पहली धारणा यह है कि शिक्षा प्रशासन शब्द शिक्षा प्रबंध की तुलना में अधिक व्यापक है, यानी कि जो शिक्षा प्रशासन शब्द है ये शिक्षा प्रबंध की तुलना में
ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे? देखिएगा, शिक्षा प्रशासन एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा प्रशासन क्या है? शिक्षा प्रशासन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें राज्य से लेकर के केंद्र तक सभी शिक्षा से संबंधित वे सत्ताएं सम्मिलित होती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माण, लागू करने और आदेश जारी करने का अधिकार रखते हैं। कहने का मतलब है जो शिक्षा प्रशासन है वो व्यापक तौर पर, बड़े तौर पर काम करती है। जो राज्य से लेकर के केंद्र तक जितने भी शिक्षा से संबंधित जो भी सत्ताएं हैं वो उसमें सब इंक्लूड होती हैं, वो सब शामिल होती हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां बनाने का काम करती हैं, रूल रेगुलेशंस बनाने का काम करती हैं, फिर उनको लागू करती हैं और आदेश देती हैं, यानी कि उनके पास आदेश देने का अधिकार है। जबकि शिक्षा प्रबंध शिक्षा संस्था की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं व्यवस्था करने से संबंधित होता है। जो शिक्षा प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, वो शिक्षा संस्था, आपकी शिक्षा संस्था मान लीजिए स्कूल कॉलेज है, उसमें जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने का काम मैनेजमेंट करता है। स्कूल में आपके फर्नीचर, चौक, डस्टर, जो भी कुछ है सारी व्यवस्था आपका मैनेजमेंट करता है। जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम मैनेजमेंट करता है। जबकि प्रशासन जो है वो बड़े स्तर पर है, वो रूल रेगुलेशंस बनाता है, प्रबंध उनको, जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो उसको फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इतनी बात क्लियर होगी। शिक्षा प्रबंध शिक्षा प्रशासन द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति को कार्य रूप देते हैं, यानी कि शिक्षा प्रबंधन जो है वो शिक्षा प्रशासन के द्वारा जो भी शिक्षा नीति बनाई गई है उसको कार्य के रूप में दिखाते हैं। कहने का मतलब है उसी तरीके से काम करते हैं। शिक्षा प्रबंध स्वयं कोई आदेश अथवा शिक्षा नीति का निर्माण करके लागू नहीं कर सकता। जो मैनेजमेंट होता है वो खुद शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार का कोई आदेश ना तो बनाता है, ना तो कोई नीति बनाता है, ना तो उनको लागू करने का अधिकार रखता है। इनको बनाने का, शिक्षा नीति बनाने का, शिक्षा नीति बना करके उसको आदेश देने का, उन नीतियों को लागू करने का अधिकार कौन रखता है? शिक्षा प्रशासन रखता है। यूं समझिए, अब आप अगर इसको आपने बुक में, अगर ये आपको मिल जाए, बुक में अगर आप पढ़ें समझ में नहीं आएगा, इजी नोट्स मॉडल में मिल जाए पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। मैं समझा रहा हूं, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो प्रशासन है वो नीतियां बनाता है, नियम कानून बनाता है और प्रबंधन उनको लागू करने का, बस उनको लागू करता है। ठीक है, ना तो प्रबंधन रूल रेगुलेशंस बना सकता है ना उनको अप्लाई कर सकता है। जैसा प्रशासन ने फिक्स कर दिया, प्रबंधन को, मैनेजमेंट को उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। प्रबंधन का काम इतना है, विद्यालय जो आपका विद्यालय है या शिक्षा संस्था है उसमें जो भी आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध कराना और विद्यालय की जरूरतों को, शैक्षिक संस्था की जरूरतों को पूरा करना। एक बात क्लियर हुई, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटिंग भी ठीक ठाक ही लिखने का प्रयास किया है और आप भी राइटिंग बेहतर ही लिखने का प्रयास करें अपने एग्जाम में। प्रशासन प्रबंध का अंग है। जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे क्या लिखा था कि तीन प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं, 3 प्रकार की धारणाएं। इनका अंतर बता रहे हैं हम, किसमें? शिक्षा प्रशासन, शिक्षा प्रबंधन में। दूसरा है प्रशासन प्रबंधन का अंग है। इसमें इस पॉइंट पर बात करते हैं कि जो प्रशासन है वो प्रबंधन का अंग है। प्रशासन प्रबंध का अंग है। इस विचार के प्रतिपादक E.L. ब्रेच है। इसको मैंने ब्लैक से लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, बात सटीक लिखी है, यहाँ पे फैक्ट है इसलिए। इनके अकॉर्डिंग प्रबंध का काम नीतियों का निर्माण करना। ये अपना अलग ही विचार लिए हैं। ये कहते हैं कि प्रबंध का काम है नीतियों का निर्माण करना और फिर लक्ष्य निर्धारण करना, प्रशासन उनको क्रियान्वित करता है। इस तरह प्रशासन प्रबंधन का ही एक अंग है। इन्होंने उल्टा बता दिया है, जो मैंने अभी बताया था उसका इन्होंने उल्टा कर दिया है। मैंने बताया था कि प्रशासन नियम कानून बनाता है, प्रबंधन उनको लागू करता है। E.L. ब्रेच कहते हैं नहीं, प्रबंधन जो है नियम कानून बनाता है, प्रशासन उनको लागू करता है, इसलिए प्रशासन प्रबंधन का अंग है। इस विचारक के प्रतिपादक और समर्थक E.L. ब्रेच हैं। ठीक है, प्रतिपादक भी हैं। प्रशासन वह शक्ति है जो उद्देश्यों को निर्धारित करने का काम करती है, जिसके अंतर्गत संगठन एवं प्रबंध प्रयत्न करते हैं। ठीक है, प्रबंध वह शक्ति है
जो पहले से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संगठन की स्थापना और उनका मार्गदर्शन करती है। यानी कि जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो ऐसी शक्ति है जो पहले से निर्धारित किए गए उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो संगठन की स्थापना की जाती है। संगठन मान लीजिए आपके विद्यालय में जो आपका टीचर स्टाफ हो गया, वो आपका संगठन हो गया, और उसकी स्थापना की जाती है ताकि जो शिक्षा से संबंधित उद्देश्य हैं उनको वहां तक पहुंचा जाए। तीसरा पॉइंट कहता है शिक्षा प्रबंध की शिक्षा प्रशासन से श्रेष्ठता के समर्थक। शिक्षा प्रबंध के शिक्षा प्रशासन से श्रेष्ठता के समर्थक कौन है? देखिए, EFL बेच के अकॉर्डिंग कहा गया है कि प्रबंध शब्द शिक्षा प्रशासन से कहीं ज्यादा बड़ा है। जो प्रबंध है, EL ब्रेच, जैसा कि ऊपर इन्होंने कहा कि जो प्रबंध है वो प्रशासन से बड़ा है, वे प्रशासन को प्रबंध का ही अंग मानते हैं। यहाँ पे JN लूडी हैं, इन्होंने भी प्रबंधन को प्रशासन से ये भी इसको बड़ा मानते हैं कि प्रबंधन बड़ा है। इनके अकॉर्डिंग प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन और जो है क्रियान्वयन समाविष्ट हैं। प्रशासन और क्रियान्वयन दोनों ही इसमें समाहित हैं। जो अमेरिकी विचारधारा के समर्थक विचारक प्रशासन को नीति निर्धारक एजेंसी और प्रबंध की नीतियों को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी मानते हैं। अमेरिकी विचारधारा के जो समर्थक हैं, जो विचारक हैं, वो कहते हैं प्रशासन को नीति निर्धारक की, जो प्रशासन है वही नीतियों का निर्धारण कर सकती है, नीतियों का निर्धारण करने वाली एजेंसी है। प्रबंध को नीतियों को उन्हीं नीतियों पर काम करने के लिए उन नीतियों को कार्य का रूप देने का काम प्रबंधन करता है। ठीक है, यहां पे आगे बात करेंगे। देखिएगा, अब बात आती है इस प्रकार शिक्षा प्रबंधन एवं शिक्षा प्रशासन में कुछ स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ते हैं। अंतर क्या है? प्रशासन, अब यहाँ पे मुझे एक लाइन छोड़नी थी, ठीक है, भूल गए, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ करके लिखना है। प्रशासन निर्धारणात्मक भूमिका निभाता है, यानी कि प्रशासन निर्धारण करने का काम करता है, तो वहीं प्रबंध क्रियात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। इस लाइन का अर्थ शायद आपकी किताब में मॉडल में समझ ना पाए, लेकिन मैं समझाऊंगा। जो प्रशासन है नीतियों का निर्धारण करता है, वो फिक्स कर देता है, रूल नियम बना देता है कि तुम्हें ये काम करना है। प्रबंधन जो है क्रियात्मक भूमिका, यानी कि यह सिर्फ उस पर काम कर सकता है, उसके द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर सकता है, बस। प्रशासन नीति निर्धारण, वित्त उत्पादन तथा वितरण में समन्वय, संगठन के क्षेत्र का निर्धारण एवं अधिकृतियों के अंतिम निर्णय से संबंध रखता है। जो प्रशासन है वो आधिकारिक तौर पर जो भी नियम, जो भी रूल वो निर्धारित करता है, उनको आदेश देने का अधिकार भी उसको है। ठीक है, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी प्रशासन को है। वहीं प्रबंध के अंतर्गत नीतियों को कार्य का रूप देना, बस वो उस पर काम कर सकता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन का नियोजन करना इसमें शामिल है। यूं समझिए कि प्रशासन की तरफ से कोई ऑर्डर आया, ठीक है, तो अब उस ऑर्डर के लिए शिक्षा से संबंधित जो भी ऑर्डर आया है उसको पूरा करने के लिए जो प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा स्टाफ इकट्ठा करेगा या उनका संगठन बनाएगा और फिर उसको एक प्लान के तहत काम करना शुरू करेगा ताकि ऊपर से जो ऑर्डर आया है उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ अंतर हो गए, 2 ही लिखे हैं मैंने, और आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ दशाएं हैं, 3-4 आप लिखिएगा, बस ज्यादा अंतर लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि जैसे शिक्षा प्रबंधन में अंतर तो हमने पढ़ लिया, अंतर पढ़ने के बाद अब कह रहा है शिक्षा प्रबंधन की महत्वपूर्ण दशाएं बताइए। दशाएं देखिएगा, शिक्षा प्रबंधन की महत्वपूर्ण दशाएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? पहली तो है शैक्षिक नियोजन, शिक्षा से संबंधित नियोजन यानी कि प्लानिंग करना। इसका मतलब क्या है? प्लानिंग करना। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, उसको शुद्ध भाषा में, अपनी भाषा में जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में उसको समझने का प्रयास करना। शैक्षिक नियोजन, प्लानिंग करना। ठीक, शैक्षिक नियोजन उपलब्ध साधनों का हमारी समस्याओं व नए कार्यों को पूर्ण करने में कुशलतापूर्वक किया गया प्रयोग है जिससे हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। कहने का मतलब है किसी भी बड़े से बड़े टास्क को पूरा करने के लिए एक प्लान तो चाहिए होता है, एक प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। अगर हम प्लान के तहत काम नहीं करेंगे, योजना बना करके काम नहीं करेंगे तो शायद हमें अपनी सफलता तक पहुंचने में समय लग जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी काम को एक योजना बना करके, प्लान तैयार करके अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो वही बात यहां पे लिखी है कि
जो भी नियोजन उपलब्ध साधन, जो भी कुछ साधन होते हैं उनको हम उन साधनों के तहत, उन साधनों के द्वारा हम कुशलतापूर्वक स्किलफुल तरीके से उनका प्रयोग करके और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। शैक्षिक प्रशासन दूसरा है, ये दशाओं के अंतर्गत हम इनको पढ़ रहे हैं। देखिएगा, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के संबंध में योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों से गहरा संबंध है। कक्षा भवन हो गया, पुस्तकालय हो गया, आपका प्लेग्राउंड हो गया, है ना, कार्यालय ऑफिस हो गया, या पाठ्येतर क्रियाओं का सफलतापूर्वक संयोजन करता है और निरंतर प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना शैक्षिक प्रशासन का ही एक काम होता है। शैक्षिक संगठन की बात, शिक्षा से संबंधित जो संगठन बनाया जाता है, संगठन मूल रूप से सभी प्रकार के प्रशासनिक और प्रबंध कार्यों का आधार होता है। जो संगठन होता है वो मूल रूप से सभी प्रकार के प्रशासनिक और प्रबंध कार्य, जितने भी काम होते हैं उनके लिए एक संगठन, एक ग्रुप की जरूरत होती है। संगठन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। बिना संगठन के, बिना लोगों को जोड़े अकेले शायद हम ऊपर तक नहीं पहुंच सकते जहां तक हम जाना चाहते हैं। विद्यालय भी क्या है, एक संगठन ही है, संगठन के तौर पर ही तो चलता है। प्रबंधक अथवा प्रशासक की आवश्यकता किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। प्रबंधक नहीं होगा, प्रशासक नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी आवश्यकता किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। प्रबंधक और प्रशासक की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये चौथे पेज पे हम आ गए हैं और आपका जो आप इसको लिखेंगे एग्जाम में तो ये काफी बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, 4.5 से मतलब एनफ कंटेंट, एनफ। ठीक है, ये मान के चलिए इतना ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। ओके, क्वेश्चन चाहे 12 नंबर में हो, 16 नंबर में हो, क्वेश्चन इतना ही चलेगा। शैक्षिक निर्देशन, क्योंकि आप बात सटीक लिखिए, एनफ रहेगा। शैक्षिक प्रबंधन में, शैक्षिक निर्देशन हेडिंग है, शैक्षिक प्रबंधन में निर्देशन आवश्यक होता है। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की इस प्रकार सहायता करना है जिससे वे विद्यालय पाठ्यक्रम तथा संबंधित सामाजिक जीवन में समायोजित कर सकें। शैक्षिक निर्देशन, शिक्षा से संबंधित जो निर्देशन दिया जाता है, जो गाइडेंस दिया जाता है, जो गाइड किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की इस प्रकार सहायता की जाए ताकि वो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है तथा संबंधित जो सामाजिक जीवन है, कहने का मतलब है समाज से संबंधित जो उनकी लाइफ है उसमें भी वो एडजस्ट कर पाए, समाज के लोगों के साथ एडजस्ट कर पाए, इस तरीके से उनको गाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज शैक्षिक नियंत्रण, दिस वन इज द लास्ट हेडिंग। ठीक है, शैक्षिक नियंत्रण की बात करते हैं। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल का तात्पर्य शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसका उद्देश्यों के संदर्भ में मूल्यांकन तथा मापन करना है। नियंत्रण की क्रिया द्वारा जहां एक तरफ शिक्षण परिस्थितियों के नियोजन, जो भी टीचिंग के दौरान जो भी प्लान किया जाता है, व्यवस्था तथा मार्गदर्शन में आवश्यक हेरफेर यानी कि परिवर्तन, बदलाव करके शिक्षण को सफल बनाने में सहायता मिलती है। वहीं दूसरी ओर इसके द्वारा पाठ्यक्रम, शिक्षण की नीतियों, प्रविधियों तथा युक्तियों के सुधार करने में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। और आपको हम बताना चाहते हैं, पहले तो हम ये बता दें आपको कि ये हमारा जो पेड नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स ले सकते हैं। दोनों पेपर की कंप्लीट पीडीएफ 200 फीस रहेगी और इसमें और जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और करवाए जाएंगे, यानी कि हम आपको टोटल पेपर 1 के 10 क्वेश्चन करा देंगे, पेपर 2 के 10 करा देंगे, टाइम मिलेगा तो और करा देंगे। चैनल पर एक्टिव रहिए, रोज आपको 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। थैंक यू सो मच। एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा।